Hello students, today we will read chapter number 11, the moon and eclipses. So आपको पता है मून क्या होता है और eclipse भी शायद आपने थोड़ा बहुत पहले इसके बारे में सुना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं सन एंड शैडो। ठीक है, सन आपको पता है सूरज, ठीक है, धूप में जाते हैं तो शैडो भी बनती है और वो शैडो अलग अलग बनती है, अलग अलग दिन के टाइम पे अलग अलग शैडोज़ बनती हैं। कैसे? जब सूरज उग रहा होता है, जब सूरज नीचे होता है तो आपकी शैडो लंबी शैडो बनती है, ठीक है, इस तरह। जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है तो शैडो आपकी बिल्कुल छोटी सी शैडो बनती है और जब सन फिर से डूबने लगता है तो फिर से आपकी शैडो लॉन्ग बनती है, ठीक है। और शैडो अगर आपने ध्यान दिया हो कभी, किन चीज़ों की शैडो बनती है? जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, और जो चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती उनको हम बोलते हैं ओपेक, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये देखिए, ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, द शैडो इज फॉर्म्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को अपने थ्रू, अपने में से पास नहीं होने देते, उनकी शैडो बनती है। जैसे अगर ग्लास है, कांच है, उसकी कभी शैडो बनेगी नहीं, क्योंकि वो लाइट को अपने में से पास होने देते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट है। और जिनकी शैडो बनती है वो कैसे होते हैं? सब ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और लेंथ ऑफ शैडो डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे, कि सन की पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ द शैडो, ठीक है। ये वही लिखा हुआ है कि आपकी मॉर्निंग और इवनिंग में शैडो लॉन्ग होती है, मिड डे में आपकी शैडो शॉर्ट होती है, ठीक है। और ये सब वही लिखा है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है और उसकी शैडो कैसे बनती है वो दिखाया हुआ है। और शैडो भी एक्चुअली दो टाइप की होती है। कैसे? ये देखिए, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया, ये पॉइंट लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट पड़ रही है, तो जो इसकी जो बिल्कुल डार्क शैडो बनेगी, जो इस एरिया में बिल्कुल भी लाइट नहीं पास होगी, तो ये डार्क शैडो ये कहलाती है अम्ब्रा, ठीक है, ये कहलाती है अम्ब्रा। और कुछ एरिया ऐसा होता है जिसमें फिर भी थोड़ी लाइट होती है और थोड़ी शैडो होती है, थोड़ी हल्की शैडो होती है, इसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रा, ठीक है। ये इनर डार्क पोर्शन इज अम्ब्रा, द आउटर लाइटर पोर्शन इज पेनम्ब्रा। इसलिए बताया गया क्योंकि आगे हम इसको इन डेफिनेशंस को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मून की। तो मून क्या होता है? मून क्या होता है? मून ना तो कोई स्टार है ना तो कोई प्लैनेट है, ठीक है, ना तो कोई स्टार है ना तो कोई प्लैनेट है। मून एक्चुअली में एक सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होती हैं? सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि किसी प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे प्लैनेट हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। अब कोई अर्थ के अराउंड अगर कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सैटेलाइट, ठीक है। तो अब मून तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और ये नेचर में पहले से ही था, तो मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून क्या है? अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। और साइज़ कितना है? मून का साइज़ है 1/4, अर्थ के कंपैरिजन में 1/4, चौथा हिस्सा। और अर्थ पे जितनी ग्रेविटी है, मून पे कितनी ग्रेविटी है? मून पे उसकी 1/6 ग्रेविटी है, मतलब छठा हिस्सा ग्रेविटी का। और मून हमारा सबसे नियरेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले मून आता है, उसके बाद ही मार्स जाएंगे और बाकी प्लैनेट्स बहुत दूर दूर है। सबसे नियर हमें मून पड़ता है। कितने किलोमीटर्स? 3,84,000 किलोमीटर्स, ठीक है। और ये कितना ओल्ड है? एज कितनी है इसकी? कितने साल पहले बना था? ये बना था 4500 मिलियंस ईयर्स अगो, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। और इसकी एज ऑलमोस्ट अर्थ की एज के बराबर है, ठीक है। और मून क्या करता है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स इसको पकड़ के रखती है, उसको दूर जाने नहीं देती, थोड़ा अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए रखती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज सैटेलाइट। मून इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। हमारी अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन आपको पता है मार्स, जो अर्थ के पास में ही एक दूसरा प्लैनेट है मार्स, मार्स के दो
सैटेलाइट्स हैं, मार्स के नेचुरल सैटेलाइट्स 2 हैं, यानी मार्स के पास 2 मून्स हैं, हमारे पास तो एक ही मून है, मार्स के पास 2 मून हैं। और डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उन सब के डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं, किसी का एक भी नहीं है, ठीक है, किसी के 19 हैं, किसी के 56 हैं, मतलब इस तरह लार्ज नंबर में भी उनके सैटेलाइट्स या मून्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मून है रात को हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, क्या इसकी खुद की लाइट होती है? जैसे सन की तो खुद की लाइट है, मून की खुद की लाइट नहीं होती। मून की खुद की लाइट नहीं होती तो फिर हमें ये चमकता हुआ कैसे दिखाई देता है? ठीक है, देखो किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप रोशनी में रख दो तो वो आपको दिखाई देता है ना, अगर आप उसको अंधेरे में कर दो तो वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जितने हिस्से पे रोशनी पड़ती है सन की, ठीक है, इधर से सन की रोशनी पड़ रही है तो जितने जितने पार्ट पे लाइट पड़ती जाती है वो पार्ट हमें दिखाई देता है। तो मून की जो है खुद की लाइट नहीं होती, ये एक मिरर की तरह एक्ट करता है, सन की लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करके अर्थ पे पहुंचाता है। मून रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट टू द अर्थ, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है ये अर्थ की लाइट को। और जो मून का सरफेस है वो कैसा है, वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, इवन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसमें ग्रे कलर की रॉक्स हैं, पत्थर हैं, पाउडरी रॉक डस्ट है, धूल मिट्टी है पाउडर जैसी, ठीक है, और माउंटेन्स हैं, ऊंचे मतलब पहाड़ हैं, थोड़े ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है ना, तो कहीं पे पहाड़ हैं और कहीं पे गड्ढे हैं। और जो पिट्स हैं, जो गड्ढे हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्रेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये क्रेटर्स, ये खड्डे कैसे बने हो सकते हैं, हो सकता है मीटेओरॉइड्स उस पर टकरा गए हों, लाइक बुलेट की तरह टकरा के वहाँ पे खड्डा बना दिया हो, क्रेटर्स, ठीक है। अच्छा, मून पे लाइफ क्यों नहीं है? अर्थ पे तो लाइफ पॉसिबल है, मून पे लाइफ क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एयर एंड वाटर। आपको सबको पता है एयर ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है, और मून पे डज नॉट हैव एयर एंड वाटर। मून पे ना तो एयर है ना ही वाटर है, इसीलिए वहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और मून जैसा कि बताया अर्थ के अराउंड, ये आपकी अर्थ है उसके अराउंड मून चक्कर लगाता रहता है। तो एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं उसको लगते हैं 27.3 डेज, यानी ऑलमोस्ट 1 महीना टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और जो मून है वो खुद भी अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, यानी जिस तरह अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती रहती, इसी तरह मून भी अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, इसलिए ये खुद भी घूम रहा है और फिर 1 महीने बाद फिर घूम के वापस उसी पोजीशन में आता है। तो यानी हर बारी एक साइड पे द वन साइड ऑफ द मून फेसिंग द सन, हाँ सॉरी, सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेसिस द अर्थ, ठीक है, इसीलिए वो घूम फिर के उसी पोजीशन में आ जाता है। तो एक ही फेस जो है अर्थ की तरफ उसका रहता है। वन साइड ऑफ द मून फेसिंग द सन गेट्स द सन्स रे वाइल द अदर साइड डज नॉट गेट एनी सनशाइन, यानी मून के एक साइड पे तो हमेशा सन की लाइट पड़ती है और दूसरे साइड पे नहीं पड़ती, ठीक है। और दूसरा जो अदर साइड है वो हमेशा कोल्ड और डार्क रहता है। फिर आपको पता है, ये देखिए, आप खुद भी आसमान में देखते होगे कि चांद कभी भी एक जैसा नहीं दिखाई देता मून, ठीक है, कभी वो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये क्या है, उसका ये घटना बढ़ना क्यों होता है, इसको हम बोलते हैं फेजेज ऑफ मून, ठीक है, फेजेज ऑफ मून। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, पोजीशन चेंज होती रहती है, तो और यानी वो कुछ एंगल पे सन के साथ कुछ ना कुछ एंगल पे रहता है। तो जब तो वो पूरे तरीके से सन की लाइट में आ जाता है, ये पूरा एरिया सामने से इसके ऊपर सन की लाइट पड़ रही है और हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, तो ये फुल मून कहलाता है। फिर ये पोजीशन चेंज होती है, मूव करता है, मूव करेगा तो इसके सिर्फ इतने पार्ट पे लाइट पड़ेगी, इतने पार्ट पे अंधेरा रहेगा, तो जब इतना दिखाई देगा, ठीक है, तो ये अनदर फेज हो गया, सॉरी, ठीक है। और फिर से मूवमेंट होगी, फिर एक ऐसा फेज़ आएगा जब इसके सिर्फ हाफ पार्ट पे लाइट पड़ रही है तो सिर्फ हमें हाफ पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर ये भी फेज़ आता है और फिर धीरे धीरे वो पूरा ही छिप जाता है और सन की बिल्कुल भी लाइट मून के ऊपर नहीं पड़ती और मून हमें दिखाई ही नहीं देता, ठीक है। और फिर वो मूव करके फिर रोशनी में आ जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर पूरा दिखाई देने लग जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। चेंजिंग शेप्स ऑफ मून सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। और जो डिफरेंट फेजेस कौन कौन से हैं, न्यू मून, क्रीजेंट। न्यू मून यानी जब वो बिल्कुल ही
दिखाई देना बंद हो जाता है। उसके बाद न्यू मून निकलेगा ना, न्यू मून, क्रीजेंट मून, हाफ मून, गिब्स मून एंड फुल मून। ठीक है, तो ये फेजेस हो गए 1 2 3 4 एंड 5 फेजेस। और फिर ये उल्टे इस डायरेक्शन में चलते जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। जब वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, फिर थोड़ा दिखाई देता है, फिर हाफ दिखाई देता है और मोर देन हाफ होता है तो गिब्स होता है, फिर फुल मून होता है। अच्छा, ये दो फेज, सॉरी, हाँ, दो प्रोसेस हो गए। देखो, एक बारी तो वो बढ़ रहा है, फुल होने के बाद फिर वो घटता है। ठीक है, तो जब लाइटेड पार्ट इंक्रीज हो रहा है, ये जो लाइट वाला पार्ट है ये इंक्रीज हो रहा है। जब लाइटेड पार्ट इंक्रीज होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सिंग। ठीक है, वैक्सिंग। और जब लाइटेड पार्ट डिक्रीज हो रहा है, कम होते जा रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेनिंग। ठीक है, तो वैक्सिंग और वेनिंग क्या है? Size of lighted portion increases, it is called waxing. Decreasing of lighted part is called waning. ठीक है, ये सेम चीज़ रिपीट होगी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ एन एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होता है? एक्लिप्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रहण। ग्रहण क्या होता है? ठीक है, ग्रहण सबसे पहली बात तो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, और बनते कैसे हैं? जब अर्थ या मून की शैडो बनती है। ठीक है, सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, किसकी वजह से? शैडो की वजह से। जब आप शैडो में खड़े हो तो आपको सन नहीं ना दिखाई देगा, क्योंकि बीच में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है जो सन की शैडो को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो दो तरह के एक्लिप्स होते हैं, लूनार एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स। ठीक है, लूनार एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। सन, मून एंड अर्थ, सन, मून एंड अर्थ जब एक लाइन में आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकती हैं। देखो, सन तो अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होगा, यही दोनों चेंज हो रहे हैं। मून घूम के कभी इधर आ जाता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है, या फिर मून अर्थ और सन के बीच में आ जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? अर्थ की शैडो मून पे पड़ेगी, तो अर्थ की शैडो मून पे पड़ेगी तो हमें जो मून जो है वो शैडो में आ गया ना, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे कि ये लूनार एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण बोलते हैं लूनार एक्लिप्स। ठीक है, तो जब ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। दूसरे केस में क्या होगा? बीच में मून आ गया, सन की शैडो, सन की लाइट पड़ी और ये शैडो बनाएगा, तो कुछ पार्ट ऐसा होगा जहाँ पे इसकी शैडो डार्क होगी, जैसे यहाँ पे दिखाया था ना ये अम्ब्रा। ठीक है, कुछ पार्ट में अम्ब्रा क्रिएट होगा और कुछ पार्ट में पेनम्ब्रा क्रिएट होगा। तो इस अम्ब्रा वाले पार्ट में सन जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो पूरे तरीके से मून उसको ब्लॉक कर लेगा। तो इस पार्ट पे कंप्लीट सोलर एक्लिप्स हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और बाकी एरियाज़ में वो थोड़ा बहुत ही ब्लॉक कर पाएगा, तो वहाँ पे पार्शियल यानी आधा, अधूरा, पार्शियल सोलर एक्लिप्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक्लिप्सेस हो गए और ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होता है, उसको कवर कर लेता है, ये सब इसमें मैंने आपको बता दिया है। टोटल लूनर एक्लिप्स यानी कंप्लीट लूनर एक्लिप्स और पार्शियल लूनर एक्लिप्स ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये सोलर के बारे में है, सेम चीज़ें हैं। सोलर एक्लिप्स जो है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्योंकि मून जो है फिर वो मूव कर जाता है अपनी पोजीशन से और सन फिर से दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी प्लैनेट के आसपास घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, अभी मून तो नेचुरल था, लेकिन हम आर्टिफिशियल बना के भी ऊपर भेज सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले भेजा गया कब? रशिया ने भेजा था इन 1957। ठीक है, वर्ल्ड की फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट थी स्पुतनिक 1। ठीक है, उसको लॉन्च किया था स्पेस में रशिया ने। और स्पुतनिक का मीनिंग होता है ट्रैवलर, ट्रैवल करने वाला, रशियन लैंग्वेज में इसका ये मीनिंग होता है। तो एक रॉकेट में उस सैटेलाइट को फिट करके उसको भेजा गया, कितनी स्पीड से? एट अ हाइट ऑफ 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर अबव उसको भेजा गया और वो सैटेलाइट फिर अर्थ के अराउंड रोटेट करने लग गई।
ठीक है। उनका एक ऑर्बिट होता है रास्ता, ठीक है। अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करने लग गई, ठीक है। और किसकी हेल्प से भेजा? विद अ रॉकेट कॉल्ड लॉन्चिंग व्हीकल रॉकेट की हेल्प से भेजा गया, ठीक है। अच्छा, स्पुतनिक 1 के जाने के बाद इस एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई, ट्रमेंडस डेवलपमेंट हुई इस फील्ड में, ठीक है। तो बाकी कंट्रीज़ ने भी सोचा कि हम भी भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स जो हैं भेजी जा चुकी हैं। आफ्टर अ मंथ, एक ही महीने के अंदर रशिया ने अनदर सैटेलाइट भेजी, स्पुतनिक 2 विद अ डॉग नेम्ड लाइका टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ आउटर स्पेस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक महीने बाद उन्होंने अनदर एक सैटेलाइट भेजी। इस बार उन्होंने क्या भेजा? उसके साथ एक डॉग को भेजा, लाइका को। लाइका वॉज द फर्स्ट डॉग टू एवर गो इन स्पेस, सॉरी एवर नहीं, उसके बाद भी कई एनिमल्स गए हैं। तो वो किस लिए भेजा? कि स्पेस में जाके लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या असर पड़ता है ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये रशिया की थी दोनों, स्पुतनिक 2 और 1। उसके बाद अमेरिका ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 लॉन्च की 1958 में, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च की? इन 1975। क्या नाम था? आर्यभट्टा, ठीक है। और अब तक इंडिया काफ़ी सैटेलाइट्स जो है भेज चुका है, जैसे कि भास्करा, रोहिणी, एप्पल एंड सीरीज़ ऑफ इनसेट 1, इनसेट 2, इनसेट 3, ये पूरी सीरीज़ है। और ये तो चलो होगी सैटेलाइट्स, ठीक है। सैटेलाइट्स में इंसान तो नहीं जा सकते ना, ठीक है, इंसान नहीं जा सकते, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट भेजा रॉकेट पे लगा के। कोई फर्स्ट पर्सन ऐसा कौन था जो फर्स्ट टाइम स्पेस में गया था? फर्स्ट पर्सन जो स्पेस में गया था वो था मेजर यूरी गागरिन। वो थे मेजर यूरी गागरिन। कब गए वो? 1961 में। वो भी एक रशियन थे, ठीक है। वो फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस। और फर्स्ट वुमेन कौन थी? फर्स्ट वुमेन थी वैलेंटीना तेरेश्कोवा। और कल्पना चावला कौन थी? वो क्यों फेमस है? वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो फर्स्ट फीमेल इंडियन थी जो कि स्पेस में गई थी। और फर्स्ट मेल इंडियन कौन था? फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस वाज राकेश शर्मा ऑन अप्रैल 1984। और फर्स्ट फीमेल कौन थी इंडियन? कल्पना चावला, ठीक है। वो इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। शी वॉज बोर्न इन करनाल इंडिया, ठीक है। और इसके बाद तो ये लोग तो स्पेस तक गए थे, अभी वो कहीं पे लैंड नहीं किए थे, कहीं मून या किसी और जगह पे लैंड उन्होंने नहीं किया था, वो सिर्फ स्पेस तक गए थे, ठीक है। उसके बाद उसके भी बहुत सालों बाद, यानी कि 1969 में मतलब स्पेस ट्रैवल करने के बाद फर्स्ट टाइम मून पे लैंड कौन किया था? अपोलो 11 मिशन था, अपोलो 11, जिसके अंदर 3 पीपल थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस, ठीक है। ये 3 लोग गए थे एक लूनार मिशन पे अपोलो 11 में, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है। तो उसमें से 2 लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, ये जो हैं मून पे उतरे थे, इन्होंने मून के सरफेस पे कदम रखे थे, नीचे उतरे थे। और माइकल कॉलिंस वो स्पेसशिप में ही रहे थे ताकि वो लगातार अर्थ के साथ टच में रहें, कांटेक्ट में रहें। तो फर्स्ट जो कदम रखा था, फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, कब? 1969 में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक पहले इंसान थे जिन्होंने मून पे कदम रखा था। और सेकंड पर्सन कौन थे? एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। हाँ जी। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद वो धरती पे रिटर्न भी हो गए थे सेफ। उसके बाद हम सैटेलाइट्स बहुत सारी भेज चुके हैं। सैटेलाइट्स भेजते क्यों हैं? उनका यूज़ क्या होता है? ठीक है, सैटेलाइट्स का देखो बहुत सारे यूज़ है। सैटेलाइट प्लैनेट के अर्थ के आसपास घूम के हमें वेदर बताती है कि किस एरिया में कैसा एयर है, कैसी विंड्स चल रही हैं, कैसे क्लाउड्स हैं, कहीं समुद्र में साइक्लोन तो नहीं आ रहा है, कोई फॉरेस्ट में फायर तो नहीं लगी है, कहीं फ्लड तो नहीं हो रहा है, उसके बारे में हमें पहले ही पता लग जाता है। उसके बाद हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंडीशन हो सकती है, तो हम पहले ही उससे बच सकते हैं। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें देती हैं वेदर सैटेलाइट्स। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए
जैसे मोबाइल के टावर्स हैं, ठीक है, वो कहीं कहीं बहुत दूर दूर आपको कम्युनिकेट करना है तो वो सैटेलाइट्स के थ्रू सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी सैटेलाइट्स इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखो टेलीफोनिक यानी फ़ोन वाली कॉन्वर्जेशंस होगी, मैसेजेस भेजने हैं, टेलीविज़न नेटवर्क है, सब कुछ। उसके बाद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ये देखो, ये क्या सेंस करते हैं कि किस एरिया में कैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, कि ऊपर से तो सब क्लियरली दिखाई दे, मतलब ज़्यादा दिखाई देता है कि किस एरिया में क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है ना, कि किस वाटर में फिशेस ज़्यादा हैं, कहाँ पे लैंड पे कौन सी क्रॉप्स ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो इससे हमें किनको हेल्प मिलेगी, फार्मर्स को, फिशरमैन को, माइनर्स को, इनसे बहुत हेल्प मिलती है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। और इंडिया ने अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करी है कार्टोसैट 2A अप्रैल 2008 में। ये इंडिया की एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। उसके अलावा रिसर्च के लिए भी हमारी सैटेलाइट बहुत काम आती हैं वो, ठीक है, अलग अलग। हमने देखो मून को स्टडी करने के लिए मून के पास एक सैटेलाइट भेजी है, चंद्रयान। ठीक है, प्रोब है, इंडिया का फर्स्ट लूनर प्रोब है चंद्रयान 1। ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया है इसको। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसको लॉन्च किया है ताकि हम मून के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। ठीक है, और मंगल पे भी भेजी है मंगलयान, उसके बारे में भी आपको पता है, एक सैटेलाइट है जो मंगल के अराउंड रिवॉल्व करेगी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। सो दिस इज़ योर चैप्टर। थैंक यू।